दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस along with their answers that may be asked in an interview related to cyber kill chain। तो वही है हमारा मेन टॉपिक एंड प्रोबेबली इस वीडियो में खास करके हम उसके 10 क्वेश्चंस जो जो पूछने वाले हैं साइबर किल चेन के बारे में, या फिर साइबर किल चेन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उसको कैसे हम एक्चुअली टैकल कर सकते हैं और अपना आंसर्स कैसे अप्रोप्रिएटली दे सकते हैं। ठीक है, वही है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय द सेशन। ठीक है, तो फिर अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल नोन एज साइबर टेक एजुकेशन। तो साइबर किल चेन एक्चुअली क्या है? सो साइबर किल चेन इज ए फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको एक फ्रेमवर्क के दौरान भी हम मान सकते हैं, यूज टू डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक जो कि स्टेजेस होता है, राइट, अटैक सरफेस सिनारियोस का। एक साइबर अटैक को मैनिपुलेट करने में, इनिशिएशन करने में क्या क्या स्टेजेस होता है, उसी के बारे में इसमें दिया गया है, या फिर उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि साइबर किल चेन है। सो जैसे कि हम हो गया, जैसे कि फ्रॉम इनिशियल रिकॉग्निसेंस टू द एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ डाटा। ठीक है, क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू अबाउट द साइबर किल चेन में वेरी। ठीक है, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर्स फोकस। ठीक है, इंटरव्यू किस लेवल में पूछना चाहता है, इंटरव्यू कौन सा क्वेश्चंस को कितना ज्यादा प्रेफरेंस देता है, उसी के बारे में भी हम फोकस करेंगे और उसके बारे में भी डिपेंड करेंगे, और आंसर भी हम अप्रोप्रिएटली दे सकते हैं। आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 स्टेजेस ऑफ साइबर किल चेन। वो 7 स्टेजेस क्या है? पहला है रिकॉनेसेंस। अगर आप मतलब ध्यान में रखना चाहते हो, या फिर विदाउट बाय हार्ट भी अपना मन में रखना चाहते हो, तो फिर आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड भी आप ले सकते हो, जैसे कि RWDEICA, RWDEICA, मतलब हर एक वर्ड का, जैसे कि रिकॉनेसेंस हो गया, वेपनाइजेशन हो गया, तो एक एक वर्ड को अगर सेपरेटली ले लो, फिर हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बना सकते हैं बेस्ड अपन और मेमोरी पावर। ठीक है, जैसे कि रिकॉनेसेंस जो कि पहला स्टेज है, उसके बाद वेपनाइजेशन दूसरा स्टेज, डिलीवरी तीसरा स्टेज। ठीक है, सो तीसरा तीसरा स्टेज एक्चुअली बोलते हैं डिलीवरी स्टेज। उसके बाद एक्सप्लोटेशन फोर्थ नंबर, इनिशियलेशन फिफ्थ, कमांड एंड कंट्रोल सिक्स्थ, एंड एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव सेवंथ। ओके, सो ये 7 phases ऑफ साइबर किल चेन अपर साइबर किल चेन इनिशियलेशन। ठीक है, हम भी बोल सकते हैं इनिशिएशन ऑफ साइबर किल चेन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब इन डिटेल जानना चाहते हो तो फिर आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह, ग्रिप बहुत अच्छी तरह बन सकते हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? सो व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ साइबर किल चेन एंड कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन ईच वन? ठीक है, अब अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर जैसे कि पहला स्टेज में क्या होता है, दूसरा स्टेज में क्या होता है, तीसरा स्टेज में क्या होता है, और फोर्थ स्टेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सो बेस्ड अपन द एग्जाम, बेस्ड अपन द interviewer's perspective, so you can explain in detail about what actually reconnaissance is, then after followed by weaponization what actually it is, then followed by delivery what actually it is, उसके बाद exploitation कैसे exploitation करते हैं, initialization कैसे करते हैं, command and कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करते हैं सर्वर टू सर्वर में, एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव जैसे कि एक्सफिल्ट्रेशन हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, डाटा एक्सट्रैक्शन हो गया, और जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ एग्जैक्ट डाटा हो गया। सो वो सब कैसे एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव और एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है। ठीक है, वो सब कुछ आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिर अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो फिर इट टेक्स बिट मोर टाइम, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम इवन स्किपिंग टू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ साइबर किल चेन इन डिटेल, बट you have to explain them properly such that they can understand what actually you are been formulating with your answers. ठीक है, तो it actually matters a lot, folks. Okay, so whenever you are giving your presentation, be or we can say whenever you are in an interview, make sense or make an use of that, and probably you will ask the interview like anything, right? So yeah, so how can understanding the cyber kill chain helps organization improve their cyber security posture? So how can understanding the cyber kill chain helps organization improve their cyber security posture? तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव कर सकता है बेस्ड अपन साइबर किल चेन? सो
Understanding the cyber kill chain allows the organizations to identify and prioritize the security measures. तो हर एक स्टेज जैसे कि हो गया साइबर किल चेन अगर अंडरस्टैंड हो गया या फिर इम्प्रूव हो गया तो फिर हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हमारा जैसे कि स्कोप्स एंड विजिबिलिटीज जो होता है हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है उसको बहुत अच्छी तरह मजबूत बना सकते हैं तो दैट्स हाउ एक्चुअली इट हेल्प्स every organizations to take certain kind of prevention action preventive measures and detection response teams so it enhances the overall resilience of cyber security ठीक है तो आप in detail explanation दे सकते हो but be precise with your answers whatever you are saying you know so then after what are the key difference between cyber kill chain and military attack framework तो इन दोनों में क्या difference actually है ठीक है मेन एक्चुअली पूछते हैं राइट सो while both frameworks aims to categorize and understand cyber threat ठीक है तो ये दो होता है एक है साइबर किल चेन दूसरा होता है मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क ये दो होता है क्या है एक सर्टेन फ्रेमवर्क है जो कि साइबर थ्रेट को एक्सप्लेनेशन देता है साइबर किल चेन को एक्सप्लेनेशन देता है साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट स्कोप्स एंड विजिबिलिटीज को दर्शाता है ठीक है तो दैट्स हाउ एक्चुअली वी कैन डिफरेंशिएट तो साइबर किल चेन फोकसेस ऑन द स्टेजेस ऑफ अटैक ठीक है सो साइबर किल चेन क्या करता है डिफरेंट स्टेजेस होता है ना अटैक्स का उसको फोकस करता है उसको हेल्प करता है उसको बूस्ट करता है उसको एक्सप्लेनेशन देता है साइबर किल चेन जब हम आते हैं मिलिट्री अटैक में इट प्रोवाइड्स अ comprehensive मैट्रिक्स ऑफ टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर यूज्ड बाय द एडवर्सरीज ओके तो एडवर्सरीज जो होते हैं कौन कौन सा टेक्निक्स यूज करते हैं कौन कौन सा टैक्टिक्स यूज करते हैं और प्रोसीजर्स क्या क्या यूज करते हैं ठीक है तो एक साइबर अटैक्स में तो वो उस एक्चुअली बताता है मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क ठीक है तो बोथ आर difference okay so one make a sense about the stages of attack the other one gives a provisional description or comprehensive description of adversaries based upon ttps tactics techniques and procedures उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन एक्चुअली पूछता है how does threat intelligence contributes to the effectiveness of cyber kill chain model so जैसे कि हो गया थ्रेट इंटेलिजेंसी प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द टैक्टिक्स ठीक है थ्रेट इंटेलिजेंसी क्या करता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइट्स डाटा प्रोवाइड करता है बेस्ड अपॉन द टीटीपी मॉडल्स ठीक है एम्प्लॉयड बाय थ्रेट एक्टर एट ईच स्टेज ऑफ साइबर किल चेन ठीक है हर एक स्टेज में एम्प्लॉय करता है डिप्लॉय करता है और उसके बाद एक प्रेजेंस करता है तो उससे क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं टू डिफेंड एनी काइंड ऑफ थ्रेट ठीक है वही आप आंसर एग्जैक्टली दे सकते हैं जब आपको पूछा गया है थ्रेट इंटेलिजेंस कैसे कंट्रीब्यूट करता है साइबर किल चेन मॉडल में तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कैन यू डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड साइबर अटैक एंड मैप इट टू द स्टेज ऑफ साइबर किल चेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोक्स जैसे कि हो गया द क्वेश्चन requires the candidates to demonstrate the understanding of how specific cyber attacks such as हो गया WannaCry हो गया NotPetya हो गया प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस ऑफ साइबर किल चेन एक साइबर अटैक हो गया तो फिर कौन कौन से स्टेज में क्या क्या हो सकता है कौन सा स्टेज में क्या होता है जैसे कि रिकॉनेसेंस हो गया वेपनाइजेशन हो गया इनिशियलाइजेशन हो गया एक्सप्लोइटेशन हो गया कमांड एंड कंट्रोल हो गया उसके बाद एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया ठीक है तो वो एक्चुअली क्या करता है उस एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं एक WannaCry में क्या हुआ नोटपेट्री में क्या हुआ तो एक एक्सप्लेनेशन बूस्ट हो सकता है जिसके वजह से या फिर ब्लैक कैट रैंसम वेयर जो कि बूम करता है ठीक है तो एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव मिल सकता है मैप कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू द रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स ठीक है तो उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन जस्ट नंबरिंग प्रॉब्लम जैसे कि पहला फेज हो गया 1 to 5 दूसरा फेज में आते हैं 1 to 5 फर्स्ट फेज दैट सेकंड फेज दिस सो what role does attribution plays in the cyber kill chain and why it is often challenging to accurately attribute cyber attack ठीक है तो attribution refers to identifying the individual or group behind a cyber attack ठीक है attribution क्या करता है एक certain individual या फिर group का आइडेंटिफाई करता है ठीक है सो इट कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू सम ऑफ द एनामलीज टेक्निक्स फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन एंड ग्लोबल नेचर ऑफ साइबर थ्रेट सिंपल आंसर ठीक है अगर हम दे सकते हैं व्हाट रोल एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन क्या रोल एक्चुअली प्ले करता है
Seventh number question is, how can organization disputes or mitigate attacks at each stage of cyber kill chain? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। अगर एक साइबर अटैक हो गया, कौन सा फेज में क्या क्या रेमिडिएशन स्टेप्स ले सकते हैं, अगर वो साइबर अटैक कौन सा फेज में है और हम क्या रेमिडिएशन एक्शंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका आंसर हम कैसे एक्चुअली दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं, सच एज थ्रेट हंटिंग हो गया, आईडीएस हो गया, आईपीएस हो गया, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हो गया, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, नेटवर्क सेगमेंटेशन टू डिस्प्यूट्स और मिटिगेट अटैक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइबर किल चेन, ठीक है। डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स हम यूज कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्शन यूज करते हैं, ईडीआर, एक्सडीआर, ठीक है। उस प्रोटेक्शन टूल से हम एक्चुअली मिटिगेट कर सकते हैं एक सर्टेन स्टेज ऑफ साइबर अटैक को। सो उसके बाद eighth number question is, so how what are the some limitation or criticism of cyber kill chain? So criticism includes like linear nature, which may not accurately represent the complexity of model of attack, and its focus on the attacker's action rather than defender's response. Simple answer. Next is, how does the cyber kill chain apply to different types of cyber threat such as insider threat or advanced APT attacks? तो इसमें क्या हम एक्चुअली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, let me take my pen to explain. How does the cyber kill chain apply to different types of cyber threat? अगर different types of cyber threat को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि हो गया अप्लाई, जैसे कि हो गया अप्लाई कर सकते हैं इनसाइडर थ्रेट को और एडवांस एपीटी सिस्टम को। सो साइबर किल चेन कैन बी adapted to analyze and respond to various types of cyber threats, okay, by understanding their unique characteristics और अटैक वेक्टर एट ईच स्टेज, ठीक है। अटैक वेक्टर हम लेके, ठीक है। अटैक वेक्टर, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अटैक वेक्टर हो गया, और उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर CVE स्कोर भी हम ले सकते हैं, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोर कितना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद अटैक वेक्टर्स क्या क्या है, वो सब हम ले सकते हैं। इसमें ना TTP का भी यूज हो सकता है, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन ऑल दिस स्टफ्स वी कैन अप्लाई to different insider threats and APT, advanced persistent threat. Okay, so this is much more difficult to identify, but still it is possible. Last and final question, folks. So can you discuss the role of threat hunting in the context of cyber kill chain and how it uh, compliance to other cyber security measures? So threat hunting involves proactive searching, ठीक है, और sign of malicious activity, ठीक है, sign of malicious activity and proactive मेजर्स, जैसे कि बोलते हैं सर्चिंग जो कि बोलते हैं, उसको हम दोनों में ध्यान में रखकर, साइन में रखकर, और हमारा एक सेट ऑफ ऑपरेशन में रखकर हम ध्यान में दे सकते हैं या फिर कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन दैट। सो अलाइंग, ठीक है, okay, by aligning threat hunting activities with the stages of cyber kill chain, so organization can identify and mitigate threat before they basically escalate. Okay, so these things are very important, folks. You must to have to understand the things, scopes, visibilities, and its measures that basically you can take as a proactive measures in your in the interview which you are been into. Okay, so yeah, and at last I just want to say you one thing, folks. Whenever you are appearing for the interview, please make sure that you clear your basics. Okay, unless and until you do not clear your basics, it will be very much difficult for you to ask an interview, because foundation must and should have to clear. Unless and until you do not know what actually the things are, how actually the things are, what actually the things are, it is prior being difficult to handle difficult situation. So you must and should have to ask the interview and try to learn about the company, what actually that company is. So then you will definitely uh, have a very positive response from the interviewer. So thank you, thanks for sparing your time, folks.
So folks, a very good morning, good afternoon, good evening to whomever been watching a different sort of time period. I literally welcome you all to this another session. So probably we'll be having a discussion about the top important questions that is basically been asked in interviews. Okay, whenever you are appearing for the position of cybersecurity engineer in any of the organizations. So we'll be having a go through of that and what actually the questions that is been asked. It is very interesting if you go through that, and if you really watch till the video and you will definitely ask the interview. So coming to the divisional criteria of what actually we are going to discuss about in this video. So we will have a different categories of threat actors. Specifically we can say swift kinders, insider threats, non nation state sponsored actors, and nation state sponsored actors or attackers. Will also cover the stages of cyber attack and also commonly known as cyber kill chain. So coming to threat actors, that is all about SSAR script kinders. So what actually script kinders are and what they actually do. So script kinders are individuals with a limited technical skills who basically uses pre-written scripts or even we can say tools to launch an attacks, okay, without a deep understanding of the underlying technologies. So motivation of this is just because often driven by a desire by for mischief, thrill, or to prove themselves within the hackers community. So risk level is all about generally pose a low level threat, but can still cause a disruption or compromises less secure systems. Insider threat. So coming to insider threat, right? So insider threat comes from individual within an organization or institute who misuse their SSS or privileges, or we can say for any kind for such a kind of malicious purposes. Motivation behind this is that insider threats can be unintentional. Okay, because why? Due to negligence, right? Or unintentional for financial gain, revenges, or we can say ideology. So this is how actually the motivation behind the threat insider is that risk level. So risk level because insider threat can be highly damaging because it is due to their insider knowledge and also the access. Then after non-nation state sponsored attackers. So what they actually does. So non-nation state sponsored actors. Again, I repeat you, insider threat we have discussed, Kinder Swift we have discussed, then after non-nation state sponsored actors. So non-nation state sponsored attackers are independent hackers, we can even say, of a group not affiliated with any government. Okay, they may be motivated by financial gain or even we can say ideology or personal reasons, we can even say that. Motivation is that because varied motivation often seeking financial profit or pursuing cause they actually believe in. Okay, then after risk level can pose a significant threat depending on their skills, resources, and also the motivation behind that. Nation sports attackers. So nation state sponsored attackers are backed by a government. Nation sports because backed by a government or any state entity. Okay, they often have advanced capabilities and significant resources. We can even say privileged access to have to make such a kind of things that is authorized for their activities, that is genuine for their activities, that need to be done for their activities. Their motivation is to spionage and put a political influence or economical advantage or military kind of objective things that can becomes under the state sponsored attackers. Risk level. Coming to risk level, right? So high risk because it is all due to the advanced capabilities and the potential alignment with any state kind of interest. So then after we will be having a clear understanding and discussion regarding what is cyber kill chain. So many minimum or maximum of you know about this, right? What is like what actually cyber kill chain is and how actually it works. So cyber kill chain is the stage. Again, I repeat you, cyber kill chain, okay, is the stages of a attack surface. So attacks scenario comes with this. So what kind of scenario it comes? It may be reconnaissance, it may be scanning, it may be enumeration, it may be gaining some SL specific SSS to any or any credentials, or it may be some
escalation privileges that may seeks some activities that is not even been genuine. So those all things comes under the cyber kill chain, but we will be having a short description on that, and we'll learn about that. Coming to reconnaissance, what actually reconnaissance is. So reconnaissance describes basically about the attackers, okay, who gathered the information, okay, who started gathering or collecting the information about the target entity whom they have been targeted, and to identify the vulnerabilities or weaknesses, okay, of a potential entry point. Then after coming to scanning, okay, so scanning is all about attackers actively scans the target's network, or we can say for any kind of vulnerabilities, or any for any kind of open ports, and also we can say any kind of weaknesses that is being available. So those comes under what, scanning. So attackers actively scan the targeted network or vulnerabilities. Then after enumeration, so describes the in this stage attackers identify the active systems, or we can say users and network resources to further refine their attack state or strategies. Okay, initial gain. So enumeration, we have discussed about reconnaissance, we have discussed about scanning, we have discussed about enumeration, we will be discussing about enumeration, that it is in this stage attackers inside or we can say attackers identify active systems, users and network resources for further refine the attack stages. Now, initial gain or assess the gain. So assessing gain is all about attackers start exploiting the vulnerability to gain initial access of the targeted system or the network. Escalation privilegiation, okay, escalation privilege or privileges. So once the insider attacker seeks to elevate their privileges, gain high level of access and control. Maintenance accesses. So maintaining the access, because attackers basically establish a persistence by creating backdoor of or we can say other methods to maintain access even after the initial compromise of the system. So that's basically comes under the maintenance of the access. Then after we have network exploitation. So network exploitation plays a very crucial role, folks, because see, the primary stage what actually happens is that where the attackers basically starts achieving their goals, whether it's data theft or disruption or other malicious activities. Okay, so that's basically comes under the network exploitation. Okay, so because it is a primary stage where attackers achieve their goals, whether it's a data theft or maybe disruption or any other kind of malicious activities, that basically covers. Then after eighth is all about covering the track. Covering the tracks. So because covering the tracks is all about attackers basically starts attempting to erase the evidences of their presence to avoid detection and attribution. So that's basically comes under passive kind of attack, because attackers even gain the access but do not even disrupt the systems or any kind of vulnerabilities inside that. So understanding these three actors and attack stages is essential for developing effective cybersecurity strategies, but basically includes prevention, detection and response measures. Organization must and should have to employ and combine of technical control, which basically starts employ the training and also you can say proactive monitoring to mitigate this kind of risk associated with these kind of threats. So yeah, this is all about today's analysis, folks, and I hope it is very important for you to understand the things. Thank you.